नमस्कार, मैं प्रबल सर आपकी ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक है हमारा पराबद्धांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। यानी पराबद्धांक को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम सिर्फ फार्मूले का यूज करेंगे और फार्मूले से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारा होता है K बराबर या एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, तो क्या हो गया फार्मूला, कैपिटल K बराबर एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखें यहाँ को हम इन सबको बोलते क्या हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक। इसको क्या बोला जाएगा, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट आर को बोलते हैं हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता इसको बोलेंगे हम माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, और इसको बोला जाएगा वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि K को बोला जाएगा परावैद्युतांक, एप्सिलॉन R को बोला जाएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और इसको एप्सिलॉन को बोला जाएगा माध्यम की वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे हम वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखो ये एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ठीक है, तो इसको बटे बोलते हैं, और बटे को हम अनुपात भी कह सकते हैं। तो जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन को, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता कहते। ठीक है, तो हमने जो ये डेफिनेशन लिखी है ये हमने फॉर्मूले से लिखी है। देखिए यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा है, K इक्वल टू एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बटे का अनुपात होता है, देखिए हमने यहाँ पे अनुपात लिखा है, देखो ये। ठीक है, ये अनुपात हमारा है किसका, ये अनुपात हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात है। तो हमने सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ से बना दिया, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक कहेंगे, या आपसे कहा जाएगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है अनेक
अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बलों, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो कहने का मतलब थोड़ा पहले टॉपिक को हम समझते हैं। लिखा है अनेक आवेशों के बीच, कहने का मतलब है जब हमने आपको बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच बल लगेगा। अगर तीन आवेश रखे हैं तो तीनों आवेशों के बीच बल लगेगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, यानी अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बलों के अध्यारोपण। अध्यारोपण का मतलब है सुपरपोजिशन। ठीक है, जब अध्यारोपण की दूसरी भाषा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई निकाय है, कई आवेशों से मिलकर बना है तो बहुत सारे बल लगेंगे, तो उनका जो परिणामी बल होगा उसे हम यहाँ पे कह सकते हैं अध्यारोपण। ठीक है, तो जो अध्यारोपण होता है वो क्या होता है कि सभी बलों के योग से हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये कंसीडर कर लिया कि कोई निकाय है, जैसे हम समझते हैं कि कोई निकाय है कई कणों से मिलकर बना है, या हम वो कण न लेकर के आवेश लेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो कोई निकाय है वो कई आवेशों से मिलकर बना है। तो हमने मान लिया कि एक कोई आवेश हमारे पास ये Q1 है, एक कोई आवेश हमारे पास ये Q2 है, एक कोई आवेश हमारे पास Q3 है, ऐसे ये कोई आवेश Q4 है, ऐसे आवेश Q2, Q3, Q4 और बहुत सारे आवेश हैं। और ये जो आवेश है ये हमने मान लिया कितना है हमारा Qn आवेश मान लिया। कितना आवेश मान लिया हमने, Qn आवेश मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सभी आवेशों को मिला दिया, मतलब इस तरीके से दोनों आवेशों को, ये तो रेखा मिला रही है, ऐसी देखो यही तो रेखा मिला रही है, ऐसी यही तो रेखा मिला रही है, ऐसी देखो ये रेखा मिला रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई निकाय है जो कई आवेशों से मिलकर बना है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 और हमने कहाँ तक ले लिया, Qn तक ले लिया। ठीक है, और जितने भी आवेश हैं सभी आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। यानी Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, Q1 आवेश Qn पर भी बल लगाएगा, Qn आवेश Q1 पर भी बल लगाएगा। ऐसे Q1 आवेश Q3 पर बल लगाएगा और Q3 आवेश किस पर बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। ऐसे Q4 लगाएगा Q1 पर और Q1 किस पर लगाएगा, Q4 पर। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि सभी आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ठीक है, अब कहानी इसकी ये है, हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जितने भी हमारे आवेश हैं सभी आवेश किस पर बल लगा रहे हैं, Q1 पर बल लगा रहे हैं। यानी Q2 आवेश भी Q1 पर बल लगा रहा है, Q3 आवेश भी किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर बल लगा रहा है, और जो Q4 आवेश है वो भी किस पर बल लगा रहा है, वो भी किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर बल लगा रहा है। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे आवेश हैं निकाय में वो सभी आवेश किस पर बल लगा रहे हैं, Q1 पर। वैसे सभी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि सभी आवेश किस पर बल लगा रहे हैं, Q1 पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जब Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रहा है तो बल हमारा किस आवेश पर लग रहा है, Q1 पर बल लग रहा है। तो हम कह सकते हैं तो बल का जो मान होगा F12 वेक्टर होगा, क्योंकि देखो Q2 आवेश किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर, तो बल लग किस पर रहा है हमारा, Q1 पर। तो यानी बल की नाम क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर। ऐसे ही जो Q3 आवेश है वो किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर, तो इसे हम बोल सकते हैं F13 वेक्टर। ऐसी जो Q4 आवेश है वो किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं बल हो जाएगा F14 वेक्टर। ऐसे ही हो जाएगा F1n वेक्टर। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रहा है तो हमें आवेश 2 से कहाँ जाना पड़ेगा, Q1 की ओर, यानी 2 से 1 की ओर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R21। क्लियर, ऐसे देखो 3 से जाना पड़ेगा 1 की ओर तो R31, ऐसे यहाँ पे R41 और R51, चाहो तो आप वेक्टर यहाँ पे लगा लो।
इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि सिद्धांत को कैसे लिखेंगे। सबसे मेन चीज़ है कि सिद्धांत को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, तो पहले हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, उस फार्मूले से सिद्धांत को समझना या लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए, तो हमने क्या माना कि जितने भी आवेश हैं सभी आवेश किस पर बल लगा रहे हैं, Q1 पर, ठीक है। यानी जो F12 वेक्टर ये भी लग रहा है इस पर, ऐसे F13, ऐसी F14, ऐसी F1 सब इस पर लग रहे हैं। तो अगर हम पता करना चाहें कि Q1 आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, तो कुल का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर हम सभी बलों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो हमने मान लिया कि जो Q1 आवेश है उस पर बल लग रहा है F1 वेक्टर। अब F1 क्यों माना हमने, F क्यों नहीं माना, आप F भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि ये Q1 आवेश है तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि बल किस पर लग रहा है, Q1 आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस के डॉट 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 F1n इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये फार्मूला सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से देखते हैं, हमने आपसे क्या बोला कि जितने भी आवेश हैं सभी आवेश किस पर बल लगा रहे हैं, Q1 पर। तो अगर हमें ये पता करना हो कि Q1 आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, तो अगर हम सभी बलों को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो हमने सभी बलों को जोड़ दिया, तो जो भी हमें मान निकलेगा इसका, उससे हमें पता चल जाएगा कि Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम ये सिद्धांत लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो निकाय है ये कई आवेशों से मिलकर बना है, ये तो बोला हमने। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, बहुत ही सरल है, कई आवेशों से मिलकर बना है, तो अब किस पर निकाल रहे हैं हम, वो किसी एक आवेश पर निकाल रहे हैं। तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग सदिश बलों, सदिश क्यों, क्योंकि वेक्टर लगा दिया हमने, सदिश बलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिद्धांत हो गया। तो इस तरीके से हमने सिद्धांत को लिखा है, क्लियर ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब इतना सभी को क्लियर हुआ। तो सिद्धांत हमने कहाँ से, देखो ये जो फार्मूला है हमने यहाँ से लिख दिया, फिगर से यानी चित्र से लिख दिया, क्योंकि जितने भी आवेश हैं सब किस पर बल लगा रहे हैं, Q1 पर। तो हमें पता करना है कि Q1 पर कितना बल लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी बलों को जोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि Q1 आवेश पर कितना बल लगेगा। इससे फार्मूला हमने ये बना लिया, और इस फार्मूले से हमने क्या लिख दिया, सिद्धांत लिख दिया। क्लियर ना, सिंपल है। अब देखते हैं आगे इसको, देखो कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए हमें ये पता है कि फार्मूला होता क्या है, कूलाम का नियम, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। ये एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमने बताया भी था पिछली क्लास में। तो देखिए
तो ये कूलाम के नियम क्या क्या है, सदिश रूप है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे, तो इसको तो हमने अभी फिलहाल ऐसे ही लिख दिया F1 वेक्टर। देखिए क्या लिखा है 1/4 पाई। अब देखिए जो ये F12 वेक्टर 1 लग रहा है, देखिए ये लग रहा है, ये Q1 और Q2 आवेश के बीच लग रहा है, और दोनों के अगर बीच की दूरी की हम बात करें तो R21 दूरी है, वेक्टर नहीं बोला बीच, तो स्थिति सदिश बन जाएगा आपका। तो हमने क्या बोला आपको, R21 दूरी है। दूरी कितनी है आपकी, R21 दूरी है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर F12। देखो जब F12 बल है तो आवेश हमारा Q1 Q2 है और दूरी कितनी है, R21 है। तो हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप। क्लियर। अब देखो प्लस लगा तो हमने प्लस लगा दिया, क्या लिखा है F13 वेक्टर। तो देखो F13 जो बल है वो किन आवेशों के बीच लग रहा है, Q1 और Q3 के बीच लग रहा है, और दोनों आवेशों की दूरी क्या है, R31 है। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर और R31 कैप प्लस, ऐसी देखो यहाँ पर दिया गया F14, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो F14 किसके बीच लग रहा है, Q1 और Q4 के बीच, और दूरी कितनी है R41, तो Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर और R41 कैप प्लस। देखिए अब ऐसी एनमा जो आवेश है उसका क्या बनेगा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका डॉट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा Q1 QN अपॉन R। इसकी भी लिख लो आप, इसका भी हो जाएगा, ये हमने कितना लिख दिया RN1 होगा यहाँ पे बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा RN1 का स्क्वायर RN1 कैप। ठीक है, अगर हम पूरे में देखना चाहें कि हमारा कॉमन क्या है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि Q1 भी हमारा कॉमन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने Q1 कॉमन नहीं लिया, तो Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप प्लस, ऐसे यहाँ मिलेगा हमको Q1 Q3 और R31 का स्क्वायर और R31 कैप प्लस के, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर और R41 कैप प्लस के डॉट 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 हमें मिलेगा Q1 QN अपॉन RN1 का स्क्वायर और RN1 कैप, इतना मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब बात ये आती है, अब देखो सभी पद आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ने का एक मतलब क्या कहते हैं, सिग्मा भी होता है। क्या होता है, सिग्मा। और सिग्मा का, बड़ा सिग्मा का सिंबल इस तरीके का होता है, ये हमको बताता है कि पदों को हम जोड़ सकते हैं, या इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब सम्मिश्र होता है, जोड़ना, यानी पदों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, ध्यान से देखना सभी लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ भी आपका देखो Q1 आ रहा है, यहाँ भी Q1 आ रहा है, सब में Q1 आ रहा है, तो Q1 के पद में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, Q1 वाले पद को हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर Q2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका Q2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका Q3 आ रहा है, यहाँ Q4 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है QN। यानी जो हमारा आवेश अब स्टार्ट है वो Q2 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। 2 आया देखो यहाँ पे Q2 यानी 2 आया, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 4 आया, देखो कहाँ तक आया आपका N तक आया। ठीक है, कहाँ तक आया आपका N तक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बेटा सिग्मा लगा दिया। क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, सिग्मा।
अब देखिए यहाँ से तो Q1 के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। देखिए अब यहाँ से Q2 है, फिर Q3, Q4 और N, यानी 2 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमने QI लिख दिया। हम अभी बताएंगे QI हमने क्यों लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपॉन, देखिए यहाँ पे R2 1 है, R3 1 है, R4 1 है, Rn 1 है। देखिए 1 तो देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ देखो 2 आया, फिर 2 के बाद देखो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर कहाँ तक आया, N तक, यानी 2 से स्टार्ट हुआ है, तो हम लिख सकते हैं Ri, और 1 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो I1 लगा है। स्क्वायर तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए यहाँ से, अब देखते हैं ये वाला पद क्या लिखा है, R21, R31, R41, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं Ri1, और यहाँ पे लगा है कैप, तो हमने क्या लगा दिया, कैप। अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखो 2 से, देखो यहाँ भी देखो 2 से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर देखो N हुआ, ऐसे देखो यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, N हुआ, ऐसे देखो यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ, देखो यहाँ 4 हुआ, फिर N हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि जो मान हमारा है I = 2 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, N तक। अगर हम यहाँ पर I = 2 रख दें, ठीक है, तो हमें पहला पद मिलेगा, ठीक है। देखिए चेक कीजिए रख के, देखिए यहाँ पे रखते हैं हम, देखिए रखिए 2, तो देखिए यहाँ पे Q1 और देखो Q2 अपॉन लिखा है, तो I का मान 2 है, तो 2 1 तो पहले से था, ठीक, और स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे क्या जाएगा, R21 पर कैप। देखिए पहला पद मिल गया। ऐसे रखेंगे I = 3 रखेंगे, तो फिर हमें अगला पद मिलेगा, फिर रखेंगे 4, तो ये वाला पद मिलेगा। ऐसे कहाँ तक रखना है, हमें N तक रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला निकला। तो ये क्या कहलाएगा, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।